हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बेटा आप लोग को मैं दिखाई दे रहा हूँ, प्रॉपर सुनाई दे रहा है आपको? वीडियो आ रही बेटा? अब देखिए, यस लिख दीजिए बेटा अगर सब कुछ क्लियर है। चिराग, रंजित, रिशु, अंकित, सबको गुड आफ्टरनून बेटा, सबको गुड आफ्टरनून। क्वालिटी हाँ आ रही है सही? ओके 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 बेटा, ठीक है। फुल नाम बेटा मेरा जयप्रकाश मिश्रा है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा है, फुल नाम। गुड आफ्टरनून सुभिमा, आर्यन, अखिल। सिलेबस कल तो इतना चर्चा हुआ, कल कुछ पढ़ाया नहीं, यही सब पे बातें हुई, तो आप देख लेना, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप पिछले वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लगभग सब लोग आ ही गए हैं, ठीक है। तो विथ स्टार्ट, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12th, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, चैट में हम लोग कोई बहुत जेन्युइन चीज़ होगी तो आप करिएगा, नहीं तो सब लोग जो है आप लोग रफ कॉपी और अपनी कलम या फिर अपनी फेयर कॉपी अगर आप मेरे साथ कर पाएँ तो सबसे बेटर है, कल बताया था। तो आप लोग जो है स्टार्ट हो जाइए पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो अपना जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बारे में जानते हैं, व्हाट इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है बेसिकली है स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। तो इट इज बेसिकली, साथ साथ में लिखते जाएंगे, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। तो ये रेस्ट चार्ज की स्टडी है, ठीक है। इट इज स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रो इज टोटली रिलेटेड विथ चार्ज। तो इसमें जो इलेक्ट्रो वर्ड है, दिस इज रिलेटेड विथ चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है आपका रेस्ट। तो हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन करने वाले हैं, सब कुछ क्या करने वाले हैं, रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट इज द बेसिकली रेस्ट चार्ज जो है हमारा पूरे सराउंडिंग में क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, या वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आकर, किसी रेस्ट चार्ज में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। तो सारी कहानी चार्ज से है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि चार्ज क्या होता है ना। चार्ज बहुत बेसिक से बहुत बड़े लेवल तक जाएंगे। चार्ज, तो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज आपका क्या है, देखिए, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, जिससे कि क्या करता है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट को जो है दर्शाता है या प्रोड्यूस करता है। जैसे पहले लिख लें, तो चार्ज इज बेसिकली, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। उसको लिखते जाइए साथ में। तो इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू विच it produces or experience electric and magnetic effect, electric and magnetic effect, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये क्या करता है कि ये जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे जो है आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को और
मैग्नेटिक फील्ड को, दोनों को, ठीक है। तो दोनों को जो है ये क्या कर सकता है कि प्रोड्यूस भी करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और क्या करेगा, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चीज एक्सपीरियंस भी करेगा। किसके फॉर्म में एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। दिस इज चार्ज। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो साइंटिस्ट के नाम पे ही पढ़ा है जिन्होंने इसके लिए किया, वो है आपका कूलम। ये आपकी एसआई यूनिट है, कूलम इसकी जो है एसआई यूनिट है। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में ईएसयू भी बोलते हैं। दोनों में एक रिलेशन होता है। 1 कूलम जो है वो अपना 3 × 10⁹ ईएसयू होता है, ठीक है। जो चीजें थोड़ी बहुत आपके स्कूल पर्पस से या बोर्ड के पर्पस से होंगी तो मैं उसको लिख दूंगा कि आप कैसे उसको कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपकी 1 कूलम है, 3 × 10⁹ ईएसयू। क्लियर है? चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा सबका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और जानिए, जो कूलम है ये आपको मिलेगा कैसे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। जैसे मान लीजिए लिखा होगा 1 कूलम, तो 1 कूलम का मतलब है 1 कूलम बड़ा चार्ज है, उसको ऐसे भी लिखा होगा 1 माइक्रो कूलम। तो ये आप लोग शायद जानते हो 10⁻⁻6 कूलम है। 1 नैनो कूलम लिखा होगा तो आपको लिखा होगा 10⁻⁻9 कूलम। 1 पीको कूलम लिखा होगा तो ये सब आप न्यूमेरिकल में देखेंगे तो -12 कूलम, ठीक है। 1 मिली कूलम लिखा होगा तो आप 10⁻³ कूलम। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में लिखा होगा चार्ज की यूनिट, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट आपकी ये लिखी गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो है मेन चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज, कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज भी जान लेते हैं। तो चार्ज की प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। डिफिनेशन सबको क्लियर हो गई कि चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल की, जो क्या करता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। कब करेगा वो भी आगे हम देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि बेटा अभी आप लेक्चर को फॉलो करिए, ठीक है, लेक्चर को फॉलो करिए। उसके बाद जो है हम लोग जो है जो भी आपका डाउट या कुछ जेन्युइन डाउट है उस पर बात करेंगे। पढ़ते हैं पहले। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी बॉडी का जो भी हमारे पास चार्ज होगा, ठीक है, कि 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पहले तो 2 फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। तो आप पूरा ही लिख लीजिए, इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, पहला प्रॉपर्टी है, इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। पहला फॉर्म है अपना पॉजिटिव, ये सब जानते हैं, और दूसरा है अपना नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें क्या होगा आपके पास कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, कोई न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी से आप क्या समझते हो कि जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इस न्यूट्रल बॉडी में आप क्या कर रहे हो कि कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से निकाल रहे हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये बॉडी में क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, और आप बोलोगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ये बॉडी हमारी क्या हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ठीक है। अगर मान लो यही चीज बोला जाए कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि इस बॉडी में एक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो आप बोलोगे कि इसमें एक नेगेटिवली चार्ज हो गई है। तो ये बॉडी हमारी क्या हो गई है, नेगेटिवली चार्ज हो गई है। बहुत बेसिक बातें हैं, इसको लेकिन जानना है, ठीक है। तो आप जो है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज
दोनों आप समझ गए कि कोई अगर एक्स्ट्रा आप जो है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन आप देते हो तो नेगेटिवली। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये लेना और देना कैसे होगा, तो इस पे भी हम अभी आएंगे। अभी मैं चार्ज की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। तो ये क्लियर है, पहली प्रॉपर्टी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि चार्ज जो है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, आगे पढ़ेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि हमने उसको जो है कहीं से ग्राउंडिंग नहीं की है, अर्थिंग नहीं दी है, तो हमारा चार्ज जो है हमेशा जो है क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा किसी आइसोलेटेड। जिससे मान लीजिए दो बॉडी आपस में कनेक्टेड है, तब कंजर्वेशन हम कैसे बोलेंगे, दोनों को कलेक्टिव बोलेंगे कि दोनों बॉडी पे जो पहले चार्ज था और बाद में कुछ उनमें चार्ज का मान लो क्या हुआ, एक्सचेंज होता है, तो फाइनल चार्ज इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी में बेटा चार्ज ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हम ये बोलेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। यस, किसी ने लिखा है, हर्ष ने, कि भाई ठीक है, इक्वल चार्जेस जो है इसमें उन्होंने लिखा है इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे लेकिन वो होना चाहिए आइसोलेटेड, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है ए, ठीक है, और ये बॉडी है अपने पास बी। तो अगर हम इस बॉडी की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास बॉडी ए और बॉडी बी है, इसमें चार्ज था कुछ क्यू ए और इसमें था कुछ क्यू बी। हमने कुछ इनको क्या किया, रबिंग कर दी, आपस में क्या कर दिया, रब कर दिया, या आपस में इनको क्या किया, किसी वायर से जोड़ दिया, तो इनमें ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। अब इसका भी रीजन है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्यों होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्यों होगा ये भी हम देख सकते हैं, उस पे हम आगे आएंगे। तो कुछ ऐसा फिनोमिना हुआ जो रबिंग या कनेक्शन दोनों के बीच में आपके पास कुछ वायर से कनेक्ट किया, तो देयर इज ए फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, ठीक है। तो अभी ये वर्ड्स आपको नए लगेंगे तो आगे क्लियर होगा। अभी इतना समझो कि इनको हमने कुछ टच कराया और या तो एनी मीन्स देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ट्रांसफर, मान लो मैंने ऐसे ले लिया, यहां पे एक स्विच लगा दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने स्विच को क्लोज कर दिया, तो देयर इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब इसमें कुछ क्यू ए डैश आ गया, यहां से कुछ गया होगा तो इसने लिया होगा, या यहां से कुछ गया होगा तो इसने लिया होगा, तो देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ चार्ज, जिसके वजह से इन दोनों में एक क्यू ए डैश और क्यू बी डैश आ गया फाइनली, और फिर हमने इसको ओपन कर दिया। तो ये जो क्यू ए डैश और क्यू बी डैश आ गया, तो आप बोल सकते हो कि कलेक्टिवली इसको एक सिस्टम ले सकते हो, कलेक्टिवली इसको क्या ले सकते हो, एक सिस्टम। तो इस सिस्टम में आप बोल सकते हो कि जो क्यू ए प्लस क्यू बी कलेक्टिवली चार्ज था, दैट इज इक्वल टू क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर इसमें और इसमें तो चेंज हुआ, इसमें और इसमें भी चेंज हुआ, बिल्कुल। तो चार्ज आपका जो है चेंज हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिविजुअल बॉडी में, बट कलेक्टिवली टोटल चार्ज पूरे सिस्टम में सेम बना हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये अपना चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी। अगर दो बॉडी एक साथ ले रहे हैं तो दोनों का कंबाइंड कंजर्वेशन करेंगे, अगर कोई केवल एक बॉडी ले रहे हैं तो आप एक बॉडी के लिए करेंगे। सो दिस इज आवर कंजर्वेशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज ऑलवेज क्वांटनाइज, चार्ज इज ऑलवेज चार्ज इज ऑलवेज क्वांटनाइज। इसका क्या मतलब है, चार्ज क्वांटनाइज है। क्वांटनाइज का मतलब ये होता है कि देखिए हम चार्ज की जो सबसे बेसिक यूनिट मानते हैं वो मानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज को हम सबसे फंडामेंटल या बेसिक यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम फंडामेंटल या सबसे बेसिक यूनिट मानते हैं तो बाकी जो बॉडी पे चार्ज होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्योंकि हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते फर्दर, है ना। तो उसी को हम कहते हैं क्वांटनाइजेशन। मतलब चार्ज ऑन एनी बॉडी is integral multiple
मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज हम किसको बोल रहे हैं? दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अगर चार्ज आपका प्रोटॉन है, चार्ज तो आप जानते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम होता है। ठीक है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। देखिए, जो बहुत बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, अभी कलेक्टिव सिस्टम सब आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्वार्क्स के बारे में भी बहुत बच्चों ने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, बट इट इज आउट ऑफ स्कोप, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने वाला था, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। देखिए, हमारा काम है कि हमें वो पहले पढ़ना है जो आने वाला है। तो इज फंडामेंटल चार्ज दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, और प्रोटॉन। तो देखिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सभी लोग जानते हैं, आप उसको -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम बोलते हो, और 1 प्रोटॉन के लिए आप बोलते हो पॉजिटिव। तो इन्हीं का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना, इसीलिए प्लस माइनस भी लिखा गया है। तो इन्हीं का ये क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास बॉडी में चार्ज होगी वो इनका क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। तो इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब ये मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे पास अब बोला जाए कि कोई एक बॉडी है, इसमें मान लीजिए बोला जाए कि आपके पास कुछ चार्ज है। तो जो भी चार्ज होगा, मान लीजिए Q जो होगा वो 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू अपना इंटीजर है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 8 टाइम्स ऐसा होगा। ऐसा नहीं होने जा रहा है कि आपको ये बोला जाए कि किसी बॉडी पे चार्ज जो है 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। मतलब ये तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसका भी हाफ कैसे हो सकता है? समझ गए? इसका भी हाफ कैसे हो सकता है? मेरी बात समझ गए आप लोग? तो अब किसी बच्चे ने अभी एक कमेंट किया था कि क्वार्क्स के बारे में, तो लेटेस्ट इससे भी बेसिक फंडामेंटल यूनिट हम खोज चुके हैं, दैट इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी जिस सब एटॉमिक, मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, हमारे लेवल पे क्या बोला जा रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम फंडामेंटल पार्टिकल मान रहे हैं। लेकिन क्वार्क्स एक ऐसी चीज है जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उस फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं जो हमारे मतलब का नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि क्वार्क्स जो बोला जाता है, किसी बच्चे ने कमेंट किया था तो इसलिए ले रहा हूं, तो क्वार्क्स जो है अपना क्या है कि वो फंडामेंटल है, और फंडामेंटल है, इट इज फंडामेंटल पार्टिकल, ये फंडामेंटल पार्टिकल है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इससे बने होंगे। तो एक आप बोलते हैं +-E/3 और +-2E/3। तो देखिए ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन हो गया, इतना फ्रैक्शन है चार्ज की, जो क्वार्क्स की जो हमारे पास चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का 1/3 है या 2/3 है। ठीक है, तो खैर ये मैंने आपको बस एक इंट्रोड्यूस कर दिया, बट इसकी जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। तो हमारे लिए फंडामेंटल क्या रहेगा? यही फंडामेंटल रहेगा, और हमारा जो भी होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि हमने देखा चार्ज क्वांटिनाइज होगा, है ना, चार्ज जो है कंजर्व रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो चार्ज हमारा मास से एसोसिएटेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे चार्ज है और मास गायब हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, चार्ज रहेगा तो मास रहेगा। हाँ, ये हो सकता है, इसका इनवर्स ट्रू है कि हमारे पास मास है बट चार्ज नहीं है। भाई कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उस पर नेट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, तो नेट चार्ज आपका हमेशा क्या रहेगा, उस पर 0 रहेगा। तो चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है, तो इफ चार्ज एंड मास बोथ एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि
चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड on the velocity of the body, जिस पर ये चार्ज है उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, और नॉट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच इट इज सीन। ठीक है, तो चार्ज हमारा जो है, चार्ज जो हमारा है, चार्ज जो है वो क्या है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। मान लो आपने अपने पॉकेट में एक चार्ज रख रखा है, तो आप खड़े हो तो उसका जो भी इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करोगे वो वही होगा जब आप दौड़ रहे होगे। जब आप दौड़ भी रहोगे तो भी चार्ज की जो प्रॉपर्टी है या चार्ज की जो वैल्यू है और जो उसका इन्फ्लुएंस है वो वही रहेगा आपके मोशन में भी, और जब आप रेस्ट में रहोगे तो भी। ठीक है, या कोई बॉडी है, कोई बॉडी है मान लो, उसको आपने, इस बॉडी पे आपने चार्ज लगा रखा है प्लस क्यू, और ये रेस्ट पर है, तो वॉट एवर बी द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज, अभी देखेंगे क्या क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा, बट ये जो भी इन्फ्लुएंस यहां पे क्रिएट होगा ये, या फिर अगर बॉडी हमारी क्या है, मूव कर रही है ना, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसमें भी दोनों के केस में जो इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज है सराउंडिंग में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि बॉडी अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो एक चार्ज को, अगर आप एक ऐसे फ्रेम से देख रहे हो जो मूविंग है और एक ऐसे फ्रेम से देख रहे हो जो रुका हुआ है, तो दोनों फ्रेम के ऑब्जर्वर को चार्ज का जो इफेक्ट होगा वो सेम दिखाई देगा। क्लियर बात है? तो ये अपना है चार्ज का। लेकिन इसी के साथ थोड़ा मास की बात करो तो मास में चीजें बदल जाती हैं। मास अपना डिपेंडेंट है, बट यही लिख दे रहा हूं, बट मास इज फ्रेम डिपेंडेंट। मास अपना फ्रेम डिपेंडेंट है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। दोनों को एग्जिस्ट तो करेंगे, है ना, चार्ज जहां पे चार्ज होगा वहां मास रहेगा, बट ये फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगा, वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होगा, बट ये होगा आप लोगों को शायद m इक्वल टू, आप यहां से बोल सकते हो कि जो भी हमारे पास, तो मास इज फ्रेम डिपेंडेंट। अब ये फ्रेम डिपेंडेंट कैसे है वो देख लेते हैं। बट मास, मैं पूरा लिख दूं, बट मास इज फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे कि आप m को, एक फॉर्मूला है जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि हमारे पास अगर कोई मास हमारा रेस्ट पर है तो v जीरो हो जाएगा। v अपनी जो है स्पीड ऑफ मास है और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर आप v को जीरो कर देते हो तो m m0 के बराबर होगा। इसका मतलब m0 क्या है, रेस्ट मास है। m0 अपना क्या है, रेस्ट मास है, कि अपना रुका हुआ है। अगर आपने उसको क्या किया, वेलोसिटी दे दी, तो वो चेंज हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर ये कैसे, हमने तो पूरी 11th क्लास पढ़ ली, उसमें मास कहां चेंज होता है। देखिए उसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू है आप सबको पता है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतने मतलब जो v होगा, v भी जो है नियर अबाउट ऐसा होना चाहिए, मतलब v की जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के कॉम्परेबल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं निरुपम। तो अब आपके पास क्या है कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट। तो किसी मास को अगर आप ये स्पीड या नियर अबाउट ये स्पीड अचीव कराते हो, तब वो जो है एनर्जी पार्टिकल बनता है, जो आप आगे पढ़ेंगे E = h², फोटोन बन जाता है, एनर्जी का पार्टिकल बन जाता है। तो मेरा बस यहां बताने का ये भी बहुत हमारे डेप्थ की चीज नहीं है, लेकिन ये जरूर जानना चाहिए कि चार्ज और मास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या चेंज है। उसके लिए मैंने बताया, उसके लिए मैंने ये बताया
कि एम नॉट जो है अपना रेस्ट मास है। अगर आपने लाइट की स्पीड के नियर अबाउट अगर किसी मास को दौड़ा दिया तो उसका मास चेंज होने लगेगा, ठीक है। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं होगा, चार्ज जो है क्यू है तो क्यू ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमने ये कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर से मैं सम अप कर रहा हूं। चार्ज हमेशा जो है दो नेचर में एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज हमेशा क्वांटनाइज होता है। क्वांटनाइज होने का क्या मतलब है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का जो बेसिक चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वो प्लस भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। किसी बॉडी पे अगर आपने चार्ज दिया है और वो सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस पे चार्ज जो पहले था और बाद में था वो हमेशा कंजर्व बना रहेगा। जैसे मैंने आपको दो बॉडी का एग्जांपल समझाया कि एक बॉडी है दूसरी बॉडी है, यहाँ Q1 है यहाँ Q2। एनी हाउ दोनों ने चार्ज को एक्सचेंज किया। इस पे दिमाग अभी नहीं लगाना है कि सर एक्सचेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर हम आएंगे। तो एनी हाउ उसने क्या किया, एक्सचेंज किया, और एक्सचेंज करने के बाद जो है हमारे पास चार्ज आ गया Q1 डैश और Q2 डैश। तो इनिशियल चार्ज ऑफ द टू सिस्टम इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑफ द होल सिस्टम। मतलब टू बॉडी को एक सिस्टम मान रहे हैं तो इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम। दिस इज योर कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये सब बातें हमने थोड़ी सी ब्रीफ करी चार्ज के बारे में कि व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। आगे बढ़े। इंटीग्रल मल्टीपल मींस का मतलब बेटा कुछ पूछ रहे हैं तो आप इंटीग्रल मतलब n का मतलब होता है इंटीजर, आप तो ये जानते होंगे। 1 2 3 4 फ्रैक्शन नहीं होगा ये। तो ये जो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, इसका कोई भी बॉडी पे चार्ज होगा वो कितना टाइम्स हो सकता है बताइए। 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ गए। ये नहीं हो सकता जो अभी तुम्हें बताया कि हाफ ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। 1.6 का कोई फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं होगा, ये है इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े फिर। तो ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। अब ये सीखते हैं कि चार्ज किसी बॉडी में कैसे जो है हम किसी बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन प्रोड्यूस चार्ज। तो हाउ चार्ज हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो चार्ज हम किसी न्यूट्रल बॉडी है मान लो, ठीक है, तो उस पे न्यूट्रल बॉडी पे कैसे हम चार्ज ले आ सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज कहां से ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो देखिए इसके 3 प्रोसेस हैं। पहला है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा हम किसी बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं। दूसरा हमारे पास है इंडक्शन, और तीसरा हमारे पास है कंडक्शन। तो ये 3 बेसिक प्रोसेस हैं थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस चार्ज और वी कैन ट्रांसफर चार्ज, ठीक है। तो किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम चार्ज का ट्रांसफर या किसी बॉडी पे कोई चार्ज कैसे क्रिएट हो उसको हम ले आ सकते हैं फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन से। अब एक एक सब करके समझते हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन से कैसे चार्ज होगा। देखिए फ्रिक्शन में क्या होगा कि हम एक्चुअली दो बॉडी को क्या करेंगे, रब करेंगे, और उस रबिंग करने से क्या होगा, जिस बॉडी का लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से, जिस बॉडी का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा वो वहां से जो है क्या होगा, डिटैच हो जाएगा और वो दूसरे बॉडी पे चला जाएगा। तो यहां हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन में क्या होता है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। आप ये बोल सकते हो कि इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। कहां से कहां, फ्रॉम तो अभी यहीं रहने देते हैं, फिर अभी समझा रहा हूं कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं पहले, तो आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए हमारे पास एक सिल्क है, ठीक है, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, आप लोगों ने क्लास 9th में भी देखा होगा, ठीक है, और ग्लास रॉड है।
तो हमारे पास सिल्क और ग्लास रॉड को लिया और सिल्क वाला कपड़ा लिया, उसको हमने इस तरीके से क्या किया, रब कर रहे हैं। तो रबिंग करने के टाइम में क्या होगा कि जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जहां का, वो वहां से डिटैच होकर दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जैसे ग्लास है और ये है अपना सिल्क। तो सिल्क और ग्लास को जब आप रब कर रहे होगे, इनकी रबिंग हो रही है, तो इस रबिंग के प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां से यहां जाएगा, ग्लास से सिल्क में जाएगा। तो जब ग्लास से सिल्क में जाएगा तो आपको पता है कि ग्लास क्या बन जाएगा अपना, पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क बन जाएगा अपना नेगेटिवली चार्ज। और इससे ये पता चलता है कि किसके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, वो अपना ग्लास का है। तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से डिटैच हो जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। तो आप यहां देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है आपको, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जब एक्चुअल ट्रांसफर होगा तो यहां एक नेगेटिवली चार्ज और यहां पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन यह भी आप जानते हो कि मास जो है हमेशा चार्ज के एसोसिएटेड है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो अगर चार्ज का एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत माइन्यूट होगा मास में चेंज, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहां पे जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये अपने साथ कुछ मास भी लेके जाएगा। तो जब एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा तो मास का भी आदान प्रदान होगा, मास भी चेंज होगा। ठीक है, एक्चुअल ट्रांसफर होगा तो ये अपना है एक फ्रिक्शन के वजह से। अगर हम इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन को देखिए, इंडक्शन में क्या होगा कि इंडक्शन में कोई भी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, देयर इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक बॉडी के अंदर, कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव। अगर वो न्यूट्रल है तो नेट चार्ज अपना हमेशा क्या रहेगा, 0। अब मान लो उस बॉडी को आपने किसी चार्ज बॉडी के पास लेके आ गए या किसी एक्सटर्नल फील्ड में लेके आ गए, तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर वो जो बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से वो पोलराइज होने लगेंगे। पोलराइजेशन का मतलब है कि पॉजिटिव अलग होने लगेगा और नेगेटिव अलग। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। तो अगर स्कूल में आपको लिखने के लिए भी आता है तो आप ये कैसे लिखेंगे इंडक्शन, तो आप इसमें बोल सकते हैं इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसमें आप बोल सकते हैं कि इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ये साथ साथ में लिख लीजिए भाई, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा, है ना, और आप फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए मैं बहुत आराम से लिख रहा हूं, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए बॉडी, ठीक है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ some external charge और फील्ड। ठीक है, देखिए इतनी मेहनत आपको, मैं चाहता तो पीपीटी बना के आपको दे देता, इससे कुछ नहीं होगा। आप एक बात ध्यान रखिए, आपको स्कूल में भी बोर्ड देना है और बोर्ड में खासकर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये ध्यान रखिएगा कि राइटिंग स्किल मैटर करता है, डेरिवेशन आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने कहा कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उससे सारे पर्पस सॉर्ट आउट होने चाहिए, बोर्ड, जेई मेंस, जेई एडवांस, सब होना चाहिए स्टेप वाइज स्टेप। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ इतना समय नहीं है 24 आवर्स में कि आप यहाँ भी इसके लिए पढ़िए, एडवांस के लिए, मेंस के लिए कहीं और, बोर्ड के लिए कहीं और, ऐसा नहीं है। एक जगह पढ़ के आपको सारे पर्पस सॉल्व होने चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत बेसिक से चीजें कराई जा रही हैं, और जब आप करते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लेवल कहां तक जाने वाला है। तो इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल चार्ज और फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल चार्ज और फील्ड। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देखिए कंडक्शन को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। मान लो तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है, कोई भी बॉडी ले लेते हैं, एक मान लीजिए मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, ऐसे ही पड़ी हुई है। अब इसमें क्या है बताओ, नेट पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे उतने नेगेटिव। ठीक है,
तो अगर आप इसको किसी चार्ज बॉडी के साथ लेके आते हो, कोई चार्ज बॉडी इसके विसिनिटी में लेके आते हो, इस पे कोई चार्ज रॉड है उसको पास में लेके आते हो, तो क्या होगा, इतना तो आप लोग जानते हो। जो मुझे लिखना चाहिए था एक और प्रॉपर्टी जो मैंने शायद उतना नहीं जेन्युइन समझा, लेकिन आप लिख सकते हैं कि लाइक चार्ज जो है हमेशा रिपेल करेंगे। कूलम्स लॉ में इस पे मैं आता अभी, तो लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस जो है हमारे अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चार्ज बॉडी में क्या होगा, इसके पॉजिटिव की वजह से इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और आपके पॉजिटिव चार्ज भी हैं। तो इसके पास ये सब अभी एक जगह मैशअप है एक तरीके से, है ना। अब इसके आने के वजह से क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इधर आ जाएगा इसके पास, किसके तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऐसा, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका कुछ पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा, ये कंडक्टर है, तो आगे हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि सर आपने इसको सरफेस पे ही क्यों नहीं दिखाया, इसके अंदर क्यों नहीं दिखाया। तो एक्चुअली ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में चार्ज हमेशा सरफेस पे होते हैं। जब हम पढ़ेंगे कंडक्टर तो उस पे आएंगे क्यों सरफेस पे होते हैं, क्या होते हैं। तो ये आपके पास ऐसा हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। ये हुआ। अब आप देखो कि इसमें क्या हुआ है, इसमें पहले भी जितना पॉजिटिव चार्ज था अभी भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही नेगेटिव है। इसके आने के वजह से इसमें क्या हुआ है, पोलराइजेशन हो गया, इधर नेगेटिव आ गया और पॉजिटिव, मतलब देयर इज ओनली ए रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो तुमसे कोई पूछे कि इस प्रोसेस में, इंडक्शन प्रोसेस में, क्या कोई एक्स्ट्रा मास या कोई एक्स्ट्रा चार्ज बॉडी को मिलता है, नहीं, बॉडी को केवल क्या मिलता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। बॉडी के चार्ज का क्या होता है, केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इस पे अभी हम और डिटेल में आएंगे। पोलराइजेशन, इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। कैसे पोलराइजेशन होता है, अब जब हम फील्ड पढ़ लेंगे तो आपको और समझ में आएगा, अभी मैं बस एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो ये इंडक्शन है। नेक्स्ट आपका जो है वो है कंडक्शन। देख लीजिए, ये आगे बढ़े। चलिए, तो नेक्स्ट अपना जो है चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो है कंडक्शन, या चार्ज क्रिएट होता है वो है कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस क्या है, बेसिकली कंडक्शन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिर से एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, फ्रॉम कहां से कहां होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर। अब हायर या लोअर ये वर्ड जो है, पोटेंशियल आपके लिए नया है, उसके जगह पे मैं आपको ये थोड़ा समझा दूं कि मान लो हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, और यहां पे एक वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व को आप खोलोगे और यहां से हमारे पास ये है टैंक, इसमें पानी बहुत ज्यादा हाइट पे है और ये इधर अभी बंद है, इसमें कोई पानी नहीं है, इधर अभी ये क्लोज्ड है। तो अब मुझे बताओ, इतना तो तुम लोगों को पता होगा यार कि यहां पे पानी है तो यहां पे प्रेशर है PATM प्लस ρGH का है, और यहां पे केवल क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको पता है कि ये हायर प्रेशर है और ये लोअर। जैसे ही वॉल्व ओपन कर दोगे, आपको पता है पानी ऊपर से नीचे भी जो टंकी में आता है, वो यही रीजन है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो करता है। तो ठीक उसी तरीके से इस चीज को मैं अभी बहुत एक आम भाषा में समझा रहा हूं, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो आपको वो चीज क्लियर होगी, लेकिन अभी इसकी जरूरत है इसलिए बता रहा हूं कि मान लो कंडक्शन क्या है। कंडक्शन है कि कोई हमारे पास कोई कंडक्टर है Q1 और यही कंडक्टर है Q2, जो मैंने अभी आपको कंजर्वेशन समझाया था, और इसका रेडियस है मान लो R1 और इसका रेडियस है मान लो R2, ठीक है। इन दोनों को आप एक स्विच से जो है अभी ओपन है, इसको क्या करने वाले हो, कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है। तो होगा क्या, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कहां होगा, एक बॉडी से दूसरे। अब आप बोलोगे सर कौन चार्ज देगा, है ना, और कौन उसे लेगा, तो ये डिपेंड करेगा यहां पे, इससे कनेक्ट करो। ये जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो आपका जो है इस लिक्विड का फ्लो है, उसी तरीके से यहां पे बोला जाता है, एक पोटेंशियल वर्ड है। पोटेंशियल जो है इसका जिसका ज्यादा होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट, इसमें क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस, चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस, एक्चुअल चार्ज का ट्रांसफर होगा, टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल। तो अभी मैं बस ये वर्ड लिख दे रहा हूं, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इस चीज को आप यहां से समझ सकते हो, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
ठीक है। तो जो तुम्हारा हायर पोटेंशियल होगा वहां से चार्ज, थोड़ा बहुत 10th क्लास में कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल वर्ड, तो चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो बहुत बच्चों को पता है, कुछ लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल जो है इसका कैसे डिपेंड होगा कि कौन सा हायर है, तो इसमें जिसका रेडियस आपका ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल आपके पास जो है कम होगा, और जिसका कम होगा उस पर ज्यादा, इनवर्स रिलेशन रखता है। तो होगा क्या कि अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि R1 ग्रेटर देन R2 है, ठीक है, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है अभी मैं लिखना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत लोग परेशान होंगे, इसलिए हटा रहा हूं। R1 ग्रेटर देन R1 है, तो अभी आप इतना समझिए कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा, जो बड़ा साइज का होगा, ठीक है, जो बड़े साइज का बॉल होगा उस पे पोटेंशियल जो है अपना कम होगा, और जो छोटे साइज का बॉल होगा उस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि इसको स्विच को क्लोज कर दीजिए। तो जब आप क्लोज करेंगे तो देयर विल बी ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी आप केवल इतना समझिए कि इसमें एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो कहां से कहां होगा इस पे हम बाद में फिर आएंगे। यहां पे चेंज हुआ मान लो Q1 डैश और Q2 डैश का, तो ये जो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो होगा इसका रेशियो वो इनके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R2 अपॉन R1 के बराबर होगा। वो अपना क्या होगा, R2 अपॉन R1 के बराबर होगा। इतना अभी आपको समझना है। क्यों होगा, पोटेंशियल की वजह से होगा। पोटेंशियल जब तक, मान लीजिए आपके पास एक, ये पानी का लेवल कब तक बहेगा यहां से बताओ, जब दोनों क्या हो जाएंगे, सेम लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे ये फॉर्मूला जानते हैं उसको बहुत इजीली देख सकते हैं, नहीं तो आगे करेंगे। वो होता है पोटेंशियल KQ/R, ये होता है पोटेंशियल सरफेस पे। तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, समझ गए। तो जो हायर पोटेंशियल होगा उसका रेडियस आपका कम होगा, और जो लोअर पोटेंशियल होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो लोअर से हायर पोटेंशियल में चार्ज जो है आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा। और कब तक करता रहेगा, जब दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो जब दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल पे आएंगे तो हमारे पास क्या लिख सकते हो कि भाई इस पे Q1 डैश है और इस पे Q2 डैश, तो इसका भी पोटेंशियल और इसका भी पोटेंशियल सेम होगा। तो क्या लिख सकते हो दोनों के पोटेंशियल, इस फॉर्मूले को देखकर बताओ, KQ1 डैश बाई R1 इज इक्वल टू KQ2 डैश बाई R2 लिख सकते हो, जिसमें K और R1 जो है K कांस्टेंट है, अभी आगे उस पे आएंगे। तो इसीलिए मैं इस पे नहीं आ रहा था। अभी आप केवल इतना जानिए कि जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों बॉल में वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, तो अब हम एक चीज और भी जानते हैं कि आपने पढ़ा था कि कंजर्वेशन भी ट्रू है। मतलब इनिशियली इन दोनों में जो चार्ज है इसमें Q1 था और इसमें Q2, बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट होके बना Q1 डैश और Q2 डैश, लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, लिख सकते हो कि नहीं बताओ। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, Q1 डैश और Q2 डैश सॉल्व कर सकते हैं। V का फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, ओके, फिर से ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, बट अभी उस पर बिल्कुल फोकस मत करिए V के फॉर्मूला पे, क्योंकि वो हमारा आगे का चैप्टर है। अभी मुझे कंडक्शन एक्चुअली समझाना था, इसलिए लिखना जरूरी था, क्योंकि बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि क्यों एक बॉल से दूसरे बॉल पे चार्ज जा रहा है, तो उसको मैंने थोड़ा समझाया। पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं, ये होता है K, जो कांस्टेंट अभी जानिए KQ/R, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कब तक, जब दोनों जो है कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे। जब दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, इसका पोटेंशियल होगा KQ1 डैश बाई R1 होगा, और इसका होगा KQ2 डैश बाई R2, दोनों को बराबर करो तो हमें यही रिलेशन तो मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमें मान लो Q2 डैश चाहिए, तो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, हमें Q1 और Q2 डैश सॉल्व करना है, तो यहां से हम Q1 डैश को Q2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, R2 अपॉन R1 प्लस 1
इंटू Q2 डैश। समझ गए सब लोग? यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने Q1 डैश को लिखा R2 बाई R1 इंटू Q2 डैश, इसको यहां पुट कर दिया। अब हमारे पास Q2 डैश मिल गया। Q2 डैश क्या मिल गया, R1 Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2, ये देखो मिल गया। इसी तरीके से जब आप Q1 डैश निकालोगे तो वो आ जाएगा R2 Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2। तो नए चार्ज जो आए हैं वो ये आए हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में आगे बहुत काम आने वाला है ये लॉजिक, ठीक है। अभी कूलम्स लॉ में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो Q2 डैश हो गया ये और Q1 डैश हो गया ये क्लियर है सबको? पहले देख लीजिए। इसमें बस मैंने ये पोटेंशियल जो अभी आप बिल्कुल अननोन है आपके लिए, आप बस इतना समझिए कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल जो है ज्यादा होगा। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। और चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलेगा। कब तक चलेगा? जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जब आप पोटेंशियल पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी मैं कंडक्शन में इतना बताना चाह रहा था कि क्यों ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहां तक आ गए। अब इसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं। इफ मैं बोलूं कि दोनों, चलो इसको दूसरे स्टेप में कर लेते हैं, दूसरे स्लाइड पे। ये जनरल है, ठीक है। तो अब आप देखिए, मान लीजिए आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो ऐसा पूछा जाएगा। जैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसका जवाब दोगे। मान लीजिए हमारे पास यहां पर है Q, ठीक है, और यहां पे भी, और ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है, ठीक है, और इस पे चार्ज है Q, बट दोनों का रेडियस सेम है। दोनों का रेडियस सेम है। आपने दोनों को एक तार से जोड़ दिया और फिर जो है अलग कर दिया। आफ्टर कनेक्टिंग ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग दोनों को हमने क्या किया, अलग कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि इन पे नया चार्ज क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। दोनों बॉडी पे क्या चार्ज आ जाएगा? सिल्क ग्लास रॉड में आपका बेटा, मैंने ये बहुत बेसिक बात बताई कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम से लूजली बॉन्डेड होगा, जब आप रब करोगे तो वो जल्दी निकलकर बाहर आएगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने बहुत बढ़िया हाफ ओके वेरी गुड। Q1 प्लस Q/2 नो फ्लो। कुछ बच्चे न्यूट्रल लिख रहे हैं। चलिए देखिए, न्यूट्रल क्यों होगा बेटा, ये बताइए। कि अभी आपने जनरल पढ़ा कि इसको जब आप टच करेंगे तो ये इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इसका पोटेंशियल 0 है, और इसका पोटेंशियल है KQ/R या Q पोटेंशियल है। आप चलिए पोटेंशियल वाला फॉर्मूला भी भूल जाइए। आपको अभी कराया गया है कि Q1 डैश और Q2 डैश का जनरल फॉर्मूला आपको मैंने अभी लिखवाया था, याद करिए। Q1 डैश आपके पास क्या था? Q1 डैश आपके पास यही था ना, देखिए ये देखिए Q1 डैश क्या था? R2 Q1 प्लस Q2 R1 प्लस R2। तो ये बताओ कि Q1 के जगह पे क्या आ जाएगा? कैपिटल Q इनिशियल चार्ज, और Q2 जो इनिशियल चार्ज है वो 0 है, और R1 R2 दोनों बराबर हैं, तो हाफ हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से आप डायरेक्ट बता सकते थे बिना सोचे, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप बता सकते हो कि इसके पास क्या आ जाएगा? Q/2 और Q/2 दोनों पे चार्ज आ जाएगा। Q1 डैश वाले फॉर्मूले से आप बता सकते हो, जो फॉर्मूला आपने अभी लिखा होगा उससे आप पुट कर लीजिए। यहां पर क्या है, ये Q1 की तरह रोल प्ले कर रहा है, देखो, और ये Q2 जो कि 0 है, ठीक है। तो यहां पे जब और R1 किसके बराबर है? R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है। तो फॉर्मूले में पुट कर दो ना, फॉर्मूले में पुट करो, आपको मिल जाएगा। अभी फॉर्मूला जनरल आपको डिराइव करा दिया था, ठीक है। तो वहां से आप इजिली बता सकते हो, फॉर्मूला आपके पास है कि ये Q/2 मतलब दोनों जो है एक न्यूट्रल को
एक चार्ज के साथ जो है टच कराओगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ शेयर ले लेंगे, ठीक है, और फिर दोनों क्या आ जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो इसका हम आगे जो है यूज भी करेंगे अभी न्यूमेरिकल में। तो दिस इज आवर बेसिकली कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बेसिक चीज पढ़ी अबाउट चार्ज। अभी तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बाद की जो कहानी है वो है कि चार्ज का इन्फ्लुएंस। पहले ये देखते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज, याद है मैंने आप लोगों को अभी डिफिनेशन में क्या बताया था, चार्ज की डिफिनेशन क्या बताया था कि इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी या पार्टिकल, ठीक है, ड्यू टू विच इट आइदर प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंस क्या, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए वही चीज हम देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज अराउंड इट्स सराउंडिंग, अराउंड इट्स सराउंडिंग, कि चार्ज जो है, अभी तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, अब देखते हैं कि ये सराउंडिंग में अपना क्या इन्फ्लुएंस छोड़ जाएगा। कोई चार्ज जो है, मैंने आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे आपने चार्ज रख दिया, तो आपके क्या वो जो है इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा होगा। तो ये जो जनरल टर्म है, एक जनरल टर्म होता है फील्ड, एक जनरल टर्म होता है, पहले ये समझो फील्ड। ये जो जनरल टर्म फील्ड है ये क्या है भाई, क्या है फील्ड, क्या है बताएंगे कोई? किसी भी बॉडी का फील्ड का क्या मतलब है? फील्ड का मतलब है, देखो, इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन थिंग अराउंड इट सराउंडिंग। किसी सराउंडिंग में किसी भी बॉडी का एक इन्फ्लुएंस है, उसी को हम फील्ड कहते हैं। अगर हमारे पास m मास है, जो तुमने क्लास 11 में पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर m मास है तो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा? वो ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तो पढ़ा तुमने कि हमारी अर्थ है, वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस कर रही है? ग्रेविटेशनल फील्ड, जिससे कि उसको सभी बॉडी को क्या कर रही है? वो पुल कर रही है। क्लियर है? तो इसी तरीके से किसी भी, ये इन फील्ड जनरल मैं बोल रहा हूं कि इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन थिंग, इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन थिंग, सर्टेन थिंग्स अराउंड इट्स सराउंडिंग, अराउंड इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग में कोई बॉडी जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगी, उसी को हम क्या कहते हैं? फील्ड। ठीक है? तो अगर कोई मास है, m मास है, उसका इन्फ्लुएंस आप पढ़ चुके हो, आगे हम रिवीजन में फिर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो वो जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरीके से अब आ जाओ अपने टॉपिक पे, वो ये है कि कोई चार्ज है प्लस क्यू, वो अपने सराउंडिंग में कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा होगा, वो दिखेगा नहीं आपको, बस आप फील कर सकते हो। आप मतलब कोई चार्ज पार्टिकल फील कर सकता है चार्ज के इन्फ्लुएंस को, ठीक है ना। तो यहां पे जो इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा, अगर ये रेस्ट है, इसमें भी 3 केसेस ले रहा हूं। अगर कोई रेस्ट चार्ज है, देखो ध्यान से, अगर कोई रेस्ट चार्ज है, तो रेस्ट चार्ज जो अपने सराउंडिंग में इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, वो केवल एक करेगा, जिसका नाम पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? तो ये हम बोलेंगे रेस्ट चार्ज have influence around its surrounding, around its surrounding called electric field। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? कल कोई बच्चा बहुत पूछ रहा था क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कल तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा था, चैप्टर आज से शुरू हुआ है। तो रेस्ट चार्ज हैव इन्फ्लुएंस अराउंड इट सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? अगर आप इसी चार्ज को किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी याद रखना, इसमें भी है, एक्सेलरेटेड भी हो सकता है। तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इट हैज 2 इन्फ्लुएंस, इट हैज 2 इन्फ्लुएंस। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, चाहे चार्ज मूव कर रहा है, चाहे चार्ज रेस्ट पर है। ध्यान रखना, चार्ज चाहे रेस्ट पर हो, चार्ज चाहे मोशन कर रहा हो, वो अपने सराउंडिंग में एक इन्फ्लुएंस हमेशा क्रिएट करेगा, और उस इन्फ्लुएंस का नाम है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये मूव कर रहा होगा तो अपने सराउंडिंग में एक और फील्ड क्रिएट करेगा, जिसका क्या नाम होगा?
मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई मूविंग चार्ज हैविंग कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चार्ज जो है क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो इट हैज टू इन्फ्लुएंस अराउंड इट सराउंडिंग एंड दैट इन्फ्लुएंस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब इसी में बात करते हैं कि अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन करने लगे तो इसके पास तीन इन्फ्लुएंस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और साथ में ये रेडिएशन इमिट करेगा जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जिस दिन ये बात पता चली उसी दिन रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। आपको याद होगा कि आपने पढ़ रखा होगा फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, याद आ रहा है सबको? क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो क्या होगा कि उसमें यह देखा गया कि भाई वो क्या करेगा, रेडिएशन भी इमिट करेगा, तो धीरे 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 उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया गया। तो यही चीज है रदरफोर्ड का फेलियर, जिसको बाद में बोर ने ठीक किया, ठीक है, और क्वांटिनाइजेशन प्रिंसिपल लाके वहां भी क्वांटिनाइजेशन हुआ है। जैसे आज तुमने एक क्वांटिनाइजेशन क्या पढ़ा आपने क्वांटिनाइजेशन कि चार्ज जो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उसी तरीके से वहां पर एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्वांटिनाइज होता है। तो हम यही चीज है यहां पे देख रहे हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो भी मैं लिख दे रहा हूं, दूसरे स्लाइड में लिख देता हूं, ये तो हो गया होगा आई थिंक। बिल्कुल मैक्सवेल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बच्चों को बहुत कुछ पता है, ये बहुत अच्छी बात है। और वो केवल जेन्युइन कमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि केवल वो रिप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे, अभी भी मैं बोल रहा हूं उन बच्चों को कि बेटा इसको रियल क्लासरूम की तरह लीजिए, आप पूरा फोकस करिए। हालांकि आज का लेक्चर तो बहुत कैजुअल है, तो अगर आप थोड़ा सा डेविएट भी हो रहे हो तो आपको समझ में आएगा, बट धीरे धीरे लेक्चर बहुत भारी होता जाएगा, तो आपको फुल बोर्ड पे फोकस करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए बोर्ड पे फोकस करने की और साथ में लिखने की, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मैं कह रहा था आपको कि चार्ज के बारे में जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे, हाँ, मुझे ये बताना था कि जो एक्सेलरेटेड अगर है चार्ज, इसी को कंटिन्यू करना आप लोग, कि अगर चार्ज हमारा कैसा है, एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसके पास तीन इफेक्ट होंगे, ठीक है। और पहला जो इफेक्ट होगा वो तो आप जानते ही हो कि चार्ज है तो एक कंपल्सरी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इन्फ्लुएंस हमेशा होगा, चाहे वो रेस्ट पर रहे चाहे मोशन में रहे, कैसा भी मोशन हो। दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड केवल कब रहेगा, अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि केवल जब वो मोशन करेगा। तभी तो देखो हम ये चैप्टर 2 भागों में पढ़ रहे हैं हमने। अब आपको इस हेडिंग का मतलब समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेटा क्या मतलब है कि स्टैटिक मतलब रेस्ट, हम इसको अलग पढ़ रहे हैं। आज पूरी में हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि हम इसके रेस्ट चार्ज का इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, और रेस्ट चार्ज का एक ही इन्फ्लुएंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब वो मोशन करने लगेगा तो हम उसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट वी कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहां पे अब आपके पास एक और आ जाएगा इलेक्ट्रो, जो मैक्सवेल ने बताया था, कुछ बच्चे जानते हैं ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिल्कुल ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तीन इफेक्ट जो है ये अपना चार्ज जो है क्या करेगा, सराउंडिंग में इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, ठीक बात है। अब बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, बट ये फील कौन करेगा और किस टाइप का इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा? एक चार्ज जो है जो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा होगा वो कैसा फील करेगा, कैसा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा? ये बात जो है हमें किसने बताया? कूलम ने बताया कि अगर हम दो चार्ज लेके आएंगे तो उन दोनों चार्ज पे लगेगा एक फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, इसके लिए क्यों परेशान है आप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम बहुत तीसरा चैप्टर है उस पे आएंगे तो पढ़ेंगे। ये भी इतना जानिए कि एक मूविंग चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
और अब हम सीखते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है वो किस नेचर का होगा और एक चार्ज दूसरे नेचर चार्ज को कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा होगा। इसको जो बताया जिसने, वही अपना क्या बनता है, कूलम्स लॉ। तो हमारा नेक्स्ट जो अपना है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है। पहले ये समझते हैं कि इन्होंने, देखिए फिजिक्स में, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर को हम स्टडी करते हैं। फिजिक्स का यही मीनिंग होता है कि फिजिक्स में जितने भी नेचर के लॉ है उसको एज ए लॉ पढ़ते हैं। तो कूलम्स ने इसको देखा, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, और उन्होंने क्या देखा उसके बारे में पहले स्टेटमेंट लिख लिया जाए। आपके बोर्ड का ये 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो देखिएगा, पहले इन्होंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू कूलम, पहला है कि जो अपना 2 चार्ज अगर सेपरेटेड है, अगर कोई भी 2 चार्ज हमारे सेपरेटेड है, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, स्टेटमेंट को आपको इन्हीं का लिखना है, अपना नहीं लिखना है। मैं यहीं से कंटिन्यू कर दे रहा हूं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, मैंने ना अट्रैक्शन लिखा है ना रिपल्शन, इस पे आएंगे। तो इंटरैक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल is directly proportional to, is के बाद 2 चीजें हैं, एक डायरेक्टली भी है और दूसरा इनडायरेक्टली भी है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इज पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो जो चार्ज हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो चार्ज आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनमें जो है लगेगा एक आपके पास फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब हुआ इट इंक्लूड्स अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। हम आप जानते भी हैं खैर आप कि लाइक चार्जेस होंगे तो इंटरैक्शन किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव। अगर आपके पास अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव होगा, और अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा अपने पास, अट्रैक्टिव होगा। तो ये जो इंटरैक्शन है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। ये है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द चार्जेस, ठीक है। और दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल to square of the distance between them, square of the distance between them। ये ध्यान रखिए। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ चार्ज हैं, मान लो हमारे पास यहां पे एक चार्ज है Q1 और यहां पे चार्ज है अपना Q2, दोनों जो है सेपरेटेड हैं किसी r डिस्टेंस से। तो कूलम ने ये बताया कि इस पे जो फोर्स लगेगा, यहां पे फोर्स लगेगा F/1 ड्यू टू 2, ऐसे पढ़ा जाएगा, और इस पे लगेगा F/2 ड्यू टू 1। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, लिखने का मेरा तरीका है, आप अलग भी लिख सकते हैं, F/2 ड्यू टू 1 और ये है F/1 ड्यू टू 2। तो ये बोला गया, मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पहले लिख देता हूं और ध्यान रखिएगा कि यस स्टेटमेंट आपको यही लिखना पड़ेगा। आप कुछ और लिखेंगे तो भाई वो लॉ कहां रह गया, है ना। तो आपके पास F12, अभी मैं इसका वेक्टर फॉर्म अलग से बताऊंगा। तो F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो F21 के बराबर होगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ये भी हम प्रूफ करेंगे आगे। तो F अभी मैं ये बता रहा हूं कि इन्होंने जो बोला उसका मैथमेटिकल वर्जन क्या है। F12 इक्वल टू F21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, यहां मैं मॉड लगाऊंगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं मॉड लगा रहा हूं मतलब मैं प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, देखिए मैंने शायद लिखा भी होगा कहीं, हाँ लिखा है मैग्नीट्यूड, ये भी बड़ा जरूरी है। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ठीक है। हाँ कमेंट्स विजिबल हैं भाई पीयूष। तो यहां पर हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यहां तक आ गए हम लोग। ये सबको पहले क्लियर है कि F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये उन्होंने बताया था। तो यहां से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। इस साइन को आप हटाओगे तो एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा, उसकी बात करते हैं, ठीक है। आगे वाले स्लाइड में ये हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने ये जो बताया हमें, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ये आपने देखा F12 हो चाहे F21 हो तो वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। ये चीज हम आगे अभी वेक्टर से प्रूव भी करेंगे। तो F12 का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू F21, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहां से हटता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये मैं मॉड नहीं लिखूंगा बार बार, एक बार आपको जानकारी के लिए बता दिया। मॉड नहीं लिखने का मतलब है, ये जान लीजिए कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर क्या मतलब है, यहाँ -2Q है और यहाँ पे मान लो Q है, तो इसमें जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो साइन नहीं लोगे। मेरी बात समझ रहे हैं, साइन आपको नहीं लेना है जब आप फॉर्मूला, साइन आप वेक्टर अलग से डिसाइड करोगे, बट यहां पे साइन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है इसका मतलब। तो आप हमेशा चार्ज का कूलम्स लॉ में जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, अरे भाई न्यूमेरिकल तक पहुंचे तो पहले थ्योरी पढ़ें तब तो न्यूमेरिकल की बात है, न्यूमेरिकल तो इतने होंगे कि परेशान हो जाओगे। तो यहां पर अब आपके पास क्या होगा, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये जो आपके लिए ये एक नया टर्म है एप्सिलॉन नॉट, कुछ बच्चे ने लिख भी दिया है, बहुत बढ़िया, तो उनको आता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट, इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो भी अभी समझाऊंगा। फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसका ये मीनिंग है। अभी मीनिंग नहीं समझा रहा हूं, अभी बस बता रहा हूं कि क्या है परमिटिविटी, इसका मीनिंग, ये इसको हम पढ़ते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अभी इसका रीजन क्लियर होगा। और वैक्यूम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्री स्पेस और वैक्यूम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये है परमिटिविटी। अब ये है कूलम्स लॉ का आपका मैग्नीट्यूड, कि हमारा क्या होगा कि अगर दो चार्जेस होंगे तो वो जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स। अब ये जो फोर्स है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जान लीजिए। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ, और लिमिटेशन भी जान लीजिए। पहले मैं लिमिटेशन ही बता दूं कि ये क्या हर जगह वैलिड है ना, कहां लिमिटेशन क्या है इसका, लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन देखो इसका ये है कि हम जो है पॉइंट चार्ज के लिए डिनोट करते हैं। किसके लिए डिनोट करते हैं, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। अब आपके लिए फिर एक चीज आ गया, सर ये पॉइंट चार्ज क्या है, कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल बात है, मैं आपको पॉइंट चार्ज बताता हूं कि आप फिजिक्स में हर चीज रिलेटिव होती है। तो पॉइंट चार्ज किस चार्ज को आप पॉइंट चार्ज नाम दोगे, उसको पहले समझते हैं। पॉइंट चार्ज आप उस चार्ज को बोलोगे जिसका आपने अभी पढ़ा
कि चार्ज अगर कहीं रखोगे तो वो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। और हम यहाँ पर्टिकुलर हो गए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर क्या हो गए हैं, ई के बारे में, कि वो रेस्ट चार्ज है तो केवल एक ही इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर प्लस क्यू है, ठीक है, और इस प्लस क्यू के लिए अगर आप मान लीजिए यहां पर हो आर डिस्टेंस पे, ठीक है, और ये चार्ज आपने ऑब्वियसली कहीं रखा होगा, है ना, ये चार्ज जो है कहीं किसी बॉडी पे रखा होगा, तो जो भी चार्ज जिस पे रखा होगा उसका जो डायमेंशन होगा वो इस आर से बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब मैं इसको और क्लियर करूं तो आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं। देखिए भाई, अभी ये बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, क्योंकि बेसिक नहीं होगी तो आगे आप कैसे जो है करेंगे, ठीक है। तो आप बोर्ड और जेई, मतलब कुछ ऐसे लोग मतलब क्यों कमेंट्स लिखते हैं मुझे समझ में नहीं आता उनको। इतना तो भाई स्टूडेंट हो तो समझ रहे होगे कि चाहे आपने पता है, आपको एनटीए का आप सिलेबस देखो, जो सीबीएसई का सिलेबस है वही एनटीए का है। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल गो ऑन, है ना। तो जब तक आपको बेसिक भाई कहां से शुरू किया जाए, जब तक आपको कूलम्स लॉ पता नहीं होगा तो आप उस पर क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये है अपने पास आर, मान लीजिए ये आर है, और यहां पे मैंने अभी आपने पढ़ा कि इस पे मैंने चार्ज स्प्रेड कर दिया। कंडक्टर है तो इस पे चार्ज हमेशा सरफेस पे होगा, मान लीजिए क्यू, और इसका इन्फ्लुएंस तुम यहां देख रहे हो। आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अभी इतनी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें बताई जा रही है, यही छोटी छोटी बातों पे आप यहां पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, और बाद में फिर क्या होगा कि यही छोटी छोटी बातों से आपके क्वेश्चंस गलत होने लगेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो आप अभी लेक्चर पे ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। आप अभी देखिए, आपकी जो इफेक्टिव टाइमिंग है ये बहुत क्रूशियल है, खासकर 12th के बच्चे हो आप, आपके पास कहाँ समय है इतना क्लास करके, स्कूल का क्लास करके। मान लो आप स्कूल नहीं भी जाते हो तो शुरू के बस 5 घंटे हैं मॉर्निंग के, तो आप जितना ज्यादा जो है यहाँ पे फोकस करेंगे हर छोटी बातों से तो आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल तभी करिए जब मैं आपसे कोई आंसर रिक्वायर्ड हो, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दूं और आपको बोलूं कि भाई आप आंसर दो, तब आप करिए, ठीक है। तो यहां पर अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपस में आप चैट मत करिए, आपका ध्यान भंग होगा, ठीक है। तो यहां पे Q है और यहां पे D डिस्टेंस है। अभी मैं किसी से पूछ लूं यहां पे जितने बच्चे हैं, पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज बताओ भाई, पॉइंट चार्ज क्या है बताओ। जो बच्चे खासकर उनसे पूछ रहा हूं जो बता रहे हैं बेसिक क्या है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये सब आपके फायदे के लिए हो रहा है। आप पहले पढ़िए, तो पेशेंस रखिए, पेशेंस से आप एक चैप्टर पूरा पढ़िए, फिर जो भी आपको एनालाइज करना होगा करिएगा। पहले पूरा एक चैप्टर तो पढ़िए मेरे साथ। तो यहां पर आपके पास Q है और ये D डिस्टेंस है, तो इसको पॉइंट चार्ज हम नाम कब देंगे, इसको पॉइंट चार्ज हम तब नाम देंगे जब हमारा ये जो D है ये बहुत बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू R। तो शायद आप लोग समझ गए कि जहां पर मुझे इसका इन्फ्लुएंस, इसका मुझे यहां पे इन्फ्लुएंस देख रहे हैं हम, है ना, इसका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। तो इसका जब हम इन्फ्लुएंस देख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इन्फ्लुएंस इसका देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि जिस डिस्टेंस पे हम इसका इन्फ्लुएंस देख रहे होंगे उसके लिए हमारा जो ये रेडियस होगा वो क्या होगा, वो बहुत ही छोटा होगा, तो दैट बिकम आवर पॉइंट चार्ज। तो आपका लिमिटेशन पहला शायद सबको समझ में आ गया कि एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के बारे में मैं लिख भी दे रहा हूं, हर छोटी चीज मैं लिख रहा हूं। उसका रीजन है कि आज से 3 महीने बाद जब आप पढ़ोगे तो मेरी ये आवाज आप रिकॉर्डिंग भले देख सकते हो, बट आप जो है एक बार आपको लिख लोगे तो आपके दिमाग में फिर से रिकैप हो जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पॉइंट चार्ज का मतलब है कि वो चार्ज जिस पर वो रखा हुआ है तो उसका जो डायमेंशन है वो बहुत छोटा होना चाहिए, जिसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, जहां पर हम उसका इन्फ्लुएंस चेक कर रहे हैं। मतलब इन्फ्लुएंस आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर हम आएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन उस इन्फ्लुएंस को जहां पर हम चेकआउट कर रहे हैं इसके, उसका जो डिस्टेंस है वो इसके डायमेंशन जिस पे चार्ज रखा हुआ है उससे बहुत क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ये कैसा बिहेव करेगा इसके लिए, पॉइंट चार्ज ये है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ बॉडी
where charge is kept is much smaller than, तो ये मैं लिख दे रहा हूं, much smaller than the distance where its influence is calculated, और वो इन्फ्लुएंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पे आएंगे। तो ये है पॉइंट चार्ज की डिफिनेशन। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब आपकी लिमिटेशन ये है कि ये एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस है। अब यहां पे आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि लाइक चार्जेस अगर होंगे तो आपस में कैसा बियर करेंगे, आपस में रिपल्शन, उस पे भी आएंगे, क्यों करेंगे। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज, ये आप शुरू से सुनते आए हो, ऑलवेज, अब इसका रीजन भी देखोगे, रिपेल। ठीक है, तो रिपेल ईच अदर, तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये है पहली प्रॉपर्टी इसकी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी ये सीखते हैं कि ये मीडियम डिपेंडेंसी है। मतलब अगर हम इसको एयर में रखें, अब इसी चार्ज को, दोनों चार्ज सेम चार्ज को हम क्या करें, इसको किस में रखें, किसी मीडियम में, जिसका कुछ मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक जो परमिटिविटी है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे हमारा फोर्स बदल जाएगा। तो मीडियम डिपेंडेंसी मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। चार्ज सरफेस पे इसलिए है क्योंकि हम जो चार्ज जहां पे रखे हुए हैं ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे चार्ज हमेशा जो है सरफेस पे ही लाई करता है। एक मेटल का बॉल है, उस पे तुम चार्ज दे दोगे तो सरफेस पे आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा उस पे हम आगे आएंगे, सब एक साथ ही नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कूलम फोर्स इन सर्टेन मीडियम, ठीक है, तो किसी सडन मीडियम की बात करते हैं। मान लो हमारे पास यही चार्ज था प्लस Q1 और यहां पे मैंने प्लस Q2 रखा हुआ है। अब यहां इन दोनों के बीच में ये जो मीडियम है, कोई मीडियम है जनरल, एयर या वैक्यूम नहीं है, मीडियम है। तो यहां देखो आप कूलम्स लॉ कैसे लगाओगे, यहां पे कूलम्स लॉ में क्या चेंज होगा वो पहले समझो। तो इस मीडियम की जो प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताया इसके बारे में, एप्सिलॉन नॉट, ये एक मीडियम प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम है। अभी आप इतना जानिए ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। जो क्या बताता है उस पर अभी आते हैं। ये है प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। तो अगर ये मीडियम चेंज कर देंगे और इस मीडियम को मैंने कुछ यहां पे अब EM लिख दिया। EM क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम। EM को हमने क्या लिखा, EM क्या लिख रहे हैं हम, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ठीक है, तो ये अपना परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम है। तो होगा क्या, देखो कि यहां पर जो चार्ज हमारे पास आएगा, इन दोनों चार्ज का सेपरेशन अभी भी r डिस्टेंस ही रखा है मैंने। तो अब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा F21 है ना, या F12, वो वैसा नहीं रह जाएगा जैसे एयर में लग रहा था। अब वो वैसा नहीं रह जाएगा जैसे एयर में लग रहा था। कैसे, क्योंकि यहां पर अब क्या होगा कि जब आप ये लिखोगे तो यहां लिखने वाले हो F12 या F21, तो इसको हम डैश कर देते हैं, बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि हमने एयर वाले को F12 लिया था और F21, तो मीडियम वाले को हम क्या ले रहे हैं, F21 डैश या F12 डैश। ये होंगे तो दोनों बराबर, इक्वल और अपोजिट। लेकिन अब लिखा जाएगा यहां पर 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट के जगह पे यहां क्या लिखा जाएगा, जो इसकी परमिटिविटी है, जो मीडियम की प्रॉपर्टी होगी,
पीपीटी बेटा आप लोगों को मिल जाएगा। तो ईएम की प्रॉपर्टी है 1/4 ईएम, और यहां पे आ जाएगा ये सब वही रहेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब अब यहां पे परमिटिविटी इन एयर के जगह पे क्या हो जाएगा, परमिटिविटी इन मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज और जानिए, एक वर्ड होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तीन चीजें हैं, एक हमारे पास है परमिटिविटी इन एयर, एक है परमिटिविटी इन मीडियम, और एक मैं ER लिख रहा हूं जिसे बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। सब ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो मीडियम की इस प्रॉपर्टी क्या बताना चाहती है, इस पे भी हम आएंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी पहले ये जान लीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी इसको आप कैसे डिफाइन करते हो। तो ER को आप डिफाइन करते हो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस अपॉन, तो रिलेटिव परमिटिविटी आपने ऐसा कुछ वर्ड सुना होगा क्लास 11th में, रिलेटिव डेंसिटी। याद करो, आपने रिलेटिव डेंसिटी सुना है, डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, या फिर आप क्या उसे बोलते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक उसी तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब परमिटिविटी इन एयर। ठीक है, इसको आप अगर आप नोटेशन से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ER इज इक्वल टू EM अपॉन E0। ठीक है, तो EM क्या आ गया अपना, E0 इंटू ER, EM आ गया E0 इंटू ER। ठीक, अब इस चीज को जब आप यहां पुट करते हो तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है, वो ये मिलेगा कि F12 जो मीडियम में फोर्स लग रहे हैं दोनों के बीच में, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी हो सकते हैं, तो अब आपको वो मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER, है ना। क्या लिखा मैंने, इस EM की वैल्यू को यहां लाके रख दिया, और क्या मिलेगा आपको यहां पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। देख लीजिए, अब ये बताओ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो F एयर था, तो आपको यहां से क्या मिला, F12 डैश या F21 डैश, जिसको आप F मीडियम भी बोल सकते हो शॉर्ट में, दिस इज इक्वल टू F12 अपॉन क्या ER, या फिर F21 अपॉन ER, दोनों बराबर है। तो आपने फाइनली मैं यहां लिख रहा हूं कि F मीडियम, कूलोम्बिक फोर्स मीडियम में, इसको जनरलाइज कर रहा हूं, कूलोम्बिक फोर्स मीडियम में क्या हो गया, F एयर अपॉन ER। मतलब आपने क्या देखा कि जो है अपना सेम चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, सेम चार्ज अगर सेम डिस्टेंस पे एयर में रखा है और फिर उसी को उठा के हम किसी एयर के अलावा पानी में डुबा दें, केरोसिन ऑयल में डुबा दें, या फिर किसी और जगह पे मीडियम में लेके जाएं, तो वहां पर उसका जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 1/ER टाइम से आपका चेंज हो रहा है। आप भी बोल सकते हैं कि ER टाइम से डिक्रीज हो जा रहा है। आप देख रहे हैं ER टाइम से वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो आपने दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि जो अपना कूलोम्बिक फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंसी रख रहा है, और वो मीडियम डिपेंडेंसी क्या है, 1/ER। बट इसमें भी एक फ्लॉ है कि कूलोम्बिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी मैं इसको हिडन रख रहा हूं, क्योंकि मैं जब डायलेक्ट्रिक पढ़ाऊंगा और पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि इसमें कूलोम्बिक फोर्स चेंज हो रहा है कि आपका जो है नेट फोर्स चेंज हो रहा है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, नेट फोर्स और ये, तो नेट फोर्स अभी मैं उसको इसलिए अभी उसको हिडन रखता हूं क्योंकि पोलराइजेशन इफेक्ट आएगा, अभी उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर यही सेम फोर्स, सेम चार्ज को अगर हम मीडियम में डिप कर देते हैं तो ये मीडियम जो है अपना क्या हो जाएगा, ये जो मीडियम है ये मीडियम अपना क्या हो जाएगा, ER है, तो ये फोर्स को जो है 1/ER से कम कर देगा।
ठीक है। कहीं कहीं बुकों में तुम्हें ER का नोटेशन अलग नजर आएगा, वो भी मैं बता देता हूं। तो ER का नोटेशन जो है, इसको हटाऊं, ठीक है। तो ER का नोटेशन कहीं कहीं आपको ये भी नजर आएगा, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना ये। और इसका नाम जो है एक और भी है, रिलेटिव परमिटिविटी तो है ही, इसी को हम कहते हैं और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका नाम ये भी पड़ता है। तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बता रहा हूं कि इसको हम K कहते हैं। एक और कंफ्यूजन होता है, वो पहले ही क्लियर कर रहा हूं। अभी जो कूलम फोर्स में तुमने ये पढ़ा 1/4 पाई, उस पर अभी हम आ रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो कहीं कहीं बुकों में या कहीं पे आपको मिल जाएगा, इसको भी K लिखा गया है, बट ये K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बट ये K ध्यान रखना, अगर आप ये K जान रहे हो तो ये कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, जिसकी वैल्यू जो है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। और इसका यूनिट तो आप देख ही सकते हो, यहां पे फोर्स है तो न्यूटन होगा, और इधर आके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और चार्ज की यूनिट आप पढ़ चुके हो कूलम स्क्वायर। तो ये चीज भी आपको कहीं ऐड ऑन करना है। तो ये K और इस K में अंतर है, क्लियर हो गया। दूसरी बात कि हमारा जो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू भी जान लो, हालांकि दिया होता है क्वेश्चन में 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। और ये जो है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट उल्टी हो जाएगी, है ना, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट आपकी ये हो जाएगी। तो अच्छा, तुम लोगों ने क्लास 11 में डायमेंशन तो पढ़ा ही होगा, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। आप लोग थोड़ा मुझे परमिटिविटी का डायमेंशन लिख के दिखाओ। एक लास्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, डायमेंशन लिख के दिखा सकते हो बेटा आप लोग? मतलब टाइप अगर हो पा रहा है तो, नहीं हो सकता है टाइप ना भी हो पाए। एयर और वैक्यूम में बेटा वैल्यू सेम रहती है, उसके लिए परेशान मत होइए, दोनों सेम ही है। आप वर्ड जहां एयर लिखा होगा तो भी आप यही एप्सिलॉन नॉट लेंगे, और वैक्यूम है वो भी आप वही लेंगे, ठीक है, मीडियम वही है। चलिए मैं बताता हूं। तो यहां पर आपके पास डायमेंशन एनालिसिस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, डायमेंशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअली जेईई मेंस में पूछा भी गया है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो एप्सिलॉन नॉट पहले इधर ले आओ, और क्या हो जाएगा 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। समझ गए, पहले फॉर्मूला बना लिया, जिसका डायमेंशन जो है होमवर्क अभी कुछ पढ़ाने तो दो, अभी तो बहुत बेसिक चीजें हुई है, मैं तो खुद पहले क्वेश्चंस कराऊंगा तब होमवर्क मिलेगा आपको, है ना, 2 लेक्चर के बाद। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इधर हो गया, F इधर आ गया, ये आ गया। अब देखो इसका हम आप डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे आप एक ब्रैकेट में बंद करते हो, याद आ रहा है। अब तुम्हारे लिए एक नया डायमेंशन है चार्ज। चार्ज के लिए देखो क्या करें, चार्ज आपका करंट याद करो, ये तो 10th में पढ़े हो तुम लोग कि करंट जो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q हो जाएगा I इंटू टी। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, करंट का आपको पता है एम्पियर होता है और टी टाइम होता है, तो 80 हो जाएगा, है ना। चार्ज का डायमेंशन कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो 80, ठीक है। कुछ बच्चों ने बिल्कुल ट्राई किया है लेकिन थोड़ा थोड़ा गलत है, देखते हैं। तो यहां पर अब आपके पास देखो 2 चार्ज हैं, तो 80 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक बात है। अच्छा, ये कांस्टेंट है, ये आपको पता है कि कांस्टेंट हमेशा कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो अब आ जाओ फोर्स की बात करो। फोर्स का डायमेंशन सबको याद आ रहा होगा, फोर्स का डायमेंशन होता है m इंटू ए, तो मास a का हो जाएगा LT -2, याद आ रहा है सबको। तो यहां पे पुट कर दो, तो m LT -2 इंटू रेडियस डिस्टेंस का L स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या लिखने वाले हो, m की पावर -1, L क्यूब, देखो इधर 2 और 1 है ना, इसे देखो 2 और 1 ये 3 हो गया, और यहां पे आप इसे पुट करो, और यहां पे ये आपके पास L स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा m L की पावर -3 और T की पावर 4 a स्क्वायर।
तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा परमिटिविटी का, ठीक है। तो किसी भी परमिटिविटी का डायमेंशन आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में आज हमने ये पढ़ा कि कूलम फोर्स एक पॉइंट चार्ज के लिए अपना वैलिड है, और वो क्या है, वो डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वैल्यू, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। मीडियम पे डिपेंडेंसी आ जाती है, उसी चार्ज सेपरेशन को, कन्फिग्रेशन को हम अगर किसी मीडियम में डिप करें तो 1/ER से वो कम हो जाता है, और ER को ही हम K भी कहते हैं जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वो K इस कांस्टेंट वाले K से अलग होता है, जिसकी वैल्यू यहां पर, ये कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, और एप्सिलॉन नॉट की ये होती है। इतनी चीजें हमने किया। तो आज की क्लास बेटा यहीं पे सम अप करते हैं। बहुत फंडामेंटल चीजें मैंने बताई है। कल की क्लास के लिए आप एक बार लेक्चर जरूर रिवाइज करके आना, क्योंकि धीरे धीरे सब अब कनेक्ट होगा। और जैसे कुछ बच्चे अभी बोल रहे थे कि बोर्ड IIT, ठीक है, आप एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा कि आपको बोर्ड IIT कहाँ तक ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। होमवर्क कब देना है वो मैं आपको बताऊंगा, DPP कब करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे चीजों को करते हैं, एक साथ सब चीज लेंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो एक बार जरूर आप, बहुत बेसिक चीजों को पहले किया गया है, क्योंकि बेसिक आपको इंट्रोडक्शन नहीं है किसी चीज से। आप कोई अनजान व्यक्ति से मिलेंगे तो आप उससे क्या बात करेंगे, आप बताइए। इसी तरीके से जब लेक्चर शुरू होता है तो पहले आप उससे इंट्रोड्यूस होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट होने के लिए पहले जान पहचान बढ़ानी पड़ती है ना भाई, तो वही जान पहचान हम बढ़ा रहे हैं। एक बार जब आपसे जान पहचान हो जाएगी तो आप किसी लेवल पे बात करिए, है ना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, ओके, बाय।